सामान्य ज्ञान के लिए मास्टर वीडियो की ये सीरीज में यह तीसरी वीडियो होगी। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको 250 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। हर रोज सामान्य ज्ञान की एक वीडियो मिलती है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह की 5 वीडियो को ऐड करके यह वीडियो बनाई गई है। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होगी। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी इनमें से कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी इनमें से कहां स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा खड़गवासला। खड़गवासला है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा, तो पुणे से लगभग 20 किलोमीटर पर है ये खड़गवासला, और वहां पे एनडीए की हेड ऑफिस है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहां पर स्थित है। तो ये है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। ये है कोलकाता में। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये चावल में, इसके साथ साथ जूट के उत्पाद के लिए वेस्ट बंगाल को जाना जाता है। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अगला है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो आपका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो भारत में सबसे पहले 1913 में इन्हीं को नोबेल मिला था। नोबेल आपको बता दें कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया, तो ये दिया गया था साहित्य में। साहित्य में सबसे पहले भारत में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव भी है। अगला क्वेश्चन कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है। इनमें से वो कौन सी नहर है जो कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती हो। तो यह है कील नहर। कील नहर। देखिए, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको उत्तर मिल जाएगा, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसके पीडीएफ को पा सकते हैं। वहां पे आपको स्पेशल वाले सेक्शन में जाना होगा, स्पेशल पीडीएफ के सेक्शन में। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा 10,000 जी के पार्ट 11 के नाम से। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और ताप्ती। तो ये है ताप्ती। ताप्ती ऐसी नदी है जो कि अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। अगला और 7वां क्वेश्चन कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है रावी, सतलज, झेलम या फिर चिनाब। श्रीनगर की बात की गई है, जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर की, तो यह है झेलम पे। कहां पे है, तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज या फिर कानपुर, तो ये सब है गंगा नदी के किनारे। चलिए कमेंट करके बताइए आगरा किस नदी के किनारे है। आगरा या फिर दिल्ली, दोनों एक ही नदी के किनारे हैं। आपका जो भी उत्तर होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं, मतलब कि कहाँ के आदिवासियों को सोमपैंस कहा जाता है। ऑप्शन है अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षद्वीप के आदिवासी हैं उनको हम सोमपैंस बोलते हैं। लक्षद्वीप के आदिवासियों को सोमपैंस बोला जाता है। अगला है कि प्रथम विद्युत रेलवे स्टेशन कहां पर कब खोला गया था। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कहा गया प्रथम विद्युत। अगर पूछा होता है कि रेलवे स्टेशन या फिर रेल कब चली,
भारत में। तो सही उत्तर होता 1893, ये वाला उत्तर सही होता। लेकिन पूछा गया है विद्युत रेल के बारे में, तो इसके लिए सही उत्तर है 1925। 1925। अगला है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम आबादी घनत्व है। मतलब किस राज्य में सबसे कम आबादियों का घनत्व है। तो यह है नागालैंड में। घनत्व मतलब कि होता है जहां पे लोग कम हो, एरिया ज्यादा हो, तो यह है नागालैंड इनमें से। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर मतलब कि खून होता है। लगभग, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं वो 1, 4, 6 और 10 थोड़ा दूर दूर रखा गया है, तो ये होता है लगभग 6 लीटर। 6 लीटर। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन है हेनरी, आर्मस्टेड, फैराडे या फिर वोल्टा। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले फैराडे के द्वारा बताया गया। फैराडे के द्वारा। अगला है कि न्यूरॉन इकाई है। किस तरह के ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। आपको 2 सेकंड मिल रहा है, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग भी इस वीडियो को ऑफलाइन यानी कि बाद में देखेंगे वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। उनको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एथिसलियम ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो देखिए जो न्यूरॉन होता है ये होता है तंत्रिका ऊतक का। तंत्रिका ऊतक का। अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो ब्लैक होल सिद्धांत है ये किसके द्वारा खोजा गया, ये आपको बताना है। अगर आपको हिंट दें तो ये भारतीय थे, मतलब भारतीय मूल के थे। इनका नाम था एस चंद्रशेखर। इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। अगला और 15वां क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई। पुष्टि मार्ग। आपके ऑप्शन है चैतन्य, नानक, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य। तो ये है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप इस वीडियो में अपना उत्तर देते रहिए कमेंट करके। वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको अपने ऐप के बारे में बता दे थोड़ी सी जानकारी, तो उस ऐप पर जाकर आप करंट अफेयर जो कि डेली, वीकली, मंथली जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का आपको मिलेगा। अगर डेली चाहते हैं तो डेली वाला भी अपलोड है, और अगर चाहते हैं वन लाइनर तो वन लाइनर करंट अफेयर भी आपको वहां पे मिलता है। इसके अलावा उनकी पीडीएफ, उनका वीडियो और उसके अलावा भी ढेर सारा स्टैटिक जीके अपलोड है। या फिर अगर आप चाहते हैं वन लाइनर जीके ट्रिक तो वो भी आपको उस ऐप पे मिल जाएगा। इसलिए उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट पे होगा। क्वेश्चन है कि पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया। ऑप्शन है वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। तो ये था महिपाल। ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है उन सब लोगों का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था। देखिए ये बात की गई है लगभग तुगलक वंश के आसपास की। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो ना तो ये मुगलों से था, ना तो ये अफगानों से था, ना तो ये ईरानियों से था। ये था तैमूर लंग से, और जो कि था मंगोलिया का। यानी कि यहाँ पे अगर विकल्पों को देखें तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणीय प्रतिपादक थे। ऑप्शन है जेएल नेहरू, एमएन राय, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। आपको अपना उत्तर 2 से 3 सेकंड में कमेंट करके बताना है। तो ये है विनोबा भावे। विनोबा भावे। देखिए सभी लोग मानते थे, अधिकतर लोग मानते थे गांधीवादी विचारधारा को, लेकिन कहा गया है अग्रणीय, मतलब कि सबसे अच्छे तरीके से। तो ये थे विनोबा भावे। अगला है कि मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। आपके ऑप्शन है कुषाण, पांड्य, सातवाहन या फिर शुंग। मतलब जो मगध की बात की जाती है तो यहाँ पे जब मौर्य वंश के बाद कौन आया, कुषाण आए, पांड्य आए, सातवाहन आए, नहीं, यहाँ पे जो आए उनका नाम था शुंग वंश आया। अगला है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था। ये कॉमन व्यक्ति थे। आप देखेंगे कि
दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है और दोनों ने ही बिंबसार के शासन में उपदेश दिया था। बिंबसार के शासनकाल में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। अगर हम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। उसी तरह महावीर की 599 बीसी में और 527 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। कहीं कहीं आपको ये ईयर थोड़ा बहुत इधर मिलता है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये यही दोनों है। अगला है कि जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला में या फिर सिकंदरा में, ये आपको बताना है। तो जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे? तो आगरा किला में। आगरा किला में है जहांगीर महल। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे, यह आपके लिए क्वेश्चन होगा। अगला है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? देखिए, भगवान बुद्ध के जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे उनका घर छोड़ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति होना, उनका पहला प्रवचन होना और उनको मृत्यु को प्राप्त होना, तो इन चारों का बौद्ध धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया है प्रथम प्रवचन जो कि सारनाथ में दिया गया, इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है कि पांड्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन था? बेगी, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तो ये था मदुरई। पांड्यों का जो राजनीतिक काम काज था ये मदुरई के आसपास था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? मतलब कि इनके भारत पर आक्रमण करने का क्रम कौन सा है? कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, यह आपको क्रम में बताना है। इन्हीं लोगों को आपको क्रम में बताना है। अगर आर्य पहले आए तो आपको 3 पहले लिख देना है। उसके बाद आर्य के बाद क्या आए आप बता सकते हैं? तो आर्य के बाद आए यूनानी, 3 के बाद 4, और उसके बाद आए कुषाण और उसके बाद आए हूण। यानी कि यही आपका उत्तर होगा 3, 4, 2, 1। सबसे पहले आए आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण और सबसे अंतिम में हूण। अगला है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक जिसका नाम मिताक्षरा है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा है। देखिए, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाएं, वहां पे आपको और भी ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, इसलिए उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? मतलब गुप्ता काल जब चल रहा था तो किसने उन पर आक्रमण किया और गुप्ता काल को खत्म कर दिया? तो ये थे हूण। हूणों के आक्रमण के चलते जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्ता काल था, इसका पतन हो गया। अगला है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? जैसे कि हर जगह का प्राचीन नाम था, तो उसी तरह बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। गौड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अगला है कि अहिल्याबाई रानी थी किस जगह की? रानी लक्ष्मीबाई को आपने सुना होगा, ये झांसी से थी, लेकिन झांसी की बात करें, लेकिन अगर अहिल्याबाई की बात करें तो ये थी ग्वालियर से। ग्वालियर मतलब कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि मुरीस यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इसको पगला सुल्तान भी कहते हैं। अब आप अपना उत्तर बता सकते हैं आसानी से। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को पगला सुल्तान बोलते हैं और इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसे पगला सुल्तान कहने के कई कारण है। एक तो ये अपनी राजधानी चेंज किया दिल्ली से दौलताबाद। दूसरा था कि इसने जो सिक्का है, पैसा है, उसको पेपर करने की कोशिश की, वहां पर भी नुकसान हुआ। एक बार क्या हुआ कि अगले 1 साल का, मतलब कि एक्स्ट्रा में 1 साल का पेमेंट कर दिया सभी सैनिकों का, और इससे क्या हुआ कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इस तरह कई कार्यों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान कहते हैं। तो इसी के शासन काल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जब भारत आया तो ये 6 साल तक
मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना के रखा। लेकिन 6 साल बाद इब्न बतूता, चूंकि ये घूमने वाला व्यक्ति था, वह लगभग 300 देशों की यात्रा करके आ रहा था, छोटे छोटे देश थे उस समय, तो उसने अब कहा कि हम अब अगले देश में जाना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे साफ मना कर दिया, और मना करने के कारण इब्न बतूता एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। अंतिम में ये छुपे पांव भाग गया, और बाद में जाकर के एक बुक लिखा जिसका नाम था रिहाला। तो ये बुक वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बताइए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हो। आपके विकल्प हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर शिकार। तो ये है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें व्यापार के चिन्ह मिलते हैं। अगला है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह के द्वारा बनवाए गए थे। जो महाबलीपुरम का मंदिर है, गुप्ता, चोल, पल्लव और कुषाण, तो ये बनवाए गए थे पल्लवों के द्वारा। अगला है कि कलकत्ता और आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी किस सन में। आपके ऑप्शन है 1852, 1853, 1854, 1855। तो आगरा और कलकत्ता के बीच 1852 में टेलीग्राफ लाइन खोली गई। अगला है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वो कौन सा है। देखिए, सबसे अच्छा तो यूरेनियम होता है रेडियोधर्मिता की बात करें तो, लेकिन यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है, या फिर ना के बराबर पाया जाता है। लेकिन अगर भारत में जो रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है वो है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम भारत में पाया जाता है। अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है। मतलब कि वो कौन है जिसको हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई तरीके से पूछा जाता है। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कि AgBr। अगला है कि मेथनॉल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रबिंग एल्कोहल, गन एल्कोहल, वुड एल्कोहल और स्टेन एल्कोहल। मेथनॉल को जानते हैं वुड एल्कोहल के नाम से। वुड एल्कोहल के नाम से हम मेथनॉल को जानते हैं। अगला है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। देखिए, पीएच मतलब क्या होता है कि इससे हम पता करते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। अम्ल मतलब कि एसिड और क्षार मतलब कि बेस। तो यहाँ पे ये जानिए कि 0 से लेकर 7 तक अम्ल होता है और 7 से लेकर 14 तक क्षार होता है। तो यहाँ पे रक्त का पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। ये होता है 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच में, यानी कि अगर 7 रहेगा तो आप इसे उदासीन यानी कि न्यूट्रल बोल सकते हैं, लेकिन ये 7 और 8 के बीच में है, मतलब कि कुछ अम्लीय है और कुछ क्षारीय है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। मतलब कि जो कृत्रिम हो, यही आपका सही उत्तर होगा। ऊन प्राकृतिक है, सिल्क प्राकृतिक है, चमड़ा भी प्राकृतिक है, लेकिन नायलॉन प्राकृतिक नहीं है। यानी कि ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं। इसका PDF भी डाउनलोड करें। ये 11वां भाग है। इस तरह के ढेर सारे पार्ट आप देखेंगे कि लूसेंट के लगभग 99+ पार्ट अपलोड है, स्पीडी के 50+ पार्ट अपलोड है, और इस तरह ढेर सारे वीडियो अपलोड है। तो उन सबको आप उस ऐप पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि अम्लराज मिश्रण होता है किसका, किसको हम अम्लराज बोलते हैं। और देखिए, आपको यहाँ पे ये करना होगा कि ये HNO3 है, ये H2SO4 है। चूंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम है इस तरह को लिखने में, इसलिए आपको समझना होगा ये इस तरह लिखा गया है। ये HNO3 नीचे होगा, ये 2HCl है, लेकिन ये CH यहाँ पे 3 नीचे होगा। तो अम्लराज होता है पहला वाला 3HCl प्लस HNO3, इसको हम बोलते हैं अम्लराज। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा। देखिए, अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा 2 जगह से भारी मात्रा में निकलती है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन मतलब कि नाभिकों का जुड़ना, 2 नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक, जैसे कि सूर्य में होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम जुड़ करके एक बड़े नाभिक बनाते हैं और वहां से ढेर सारी ऊर्जा मिलती है।
लेकिन एक इसका उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब होता है परमाणु बम। परमाणु बम। अब यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन, उसमें नाभिकीय रिएक्टर दिया गया है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो परमाणु बम वाली ही प्रक्रिया होती है, लेकिन वो होती है नियंत्रित, कंट्रोल में होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में हम नियंत्रित विखंडन काम करते हैं। यही अगर परमाणु बम में पूछा गया होता तो ये होता अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि यह किस वैज्ञानिक की कृति से संरचित है, मतलब किसके नाम पे बनाते हैं। आपको बता दें कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर आपको हम हिंट दें, चलिए बता देते हैं, 1930 में दिया गया था। अब बताइए उनका नाम। तो उनका नाम है सीवी रमन। क्यों मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? तो रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए। अगला है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह है लद्दाख। लद्दाख। अगला है कि पंजाब में 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया? देखिए हुआ क्या था कि जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी को भी मतलब उपनाम दिया गया। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को भी उपनाम दिया गया। लेकिन जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो यहाँ पे दोनों लोगों ने अपने अपने जो इनको उपाधि दी गई थी इन्होंने लौटा दिया। तो जो नाइटहुड की बात की जा रही है ये लौटाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है कि मलेशिया के बाद 2010 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला दूसरा एशियाई देश कौन है? 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किसने किया था? ये था दिल्ली, नई दिल्ली। अगला है कि भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो उसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? कुल मिला के ये बताइए कि 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में कितने लोग थे? ये थे लगभग 290। आगे बढ़े तो अगला है 45 नंबर का कि भारत में वित्तीय घाटे का मुद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। अगर यहाँ पे वित्तीय घाटा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करती है सरकार? तो ब्याज दर को बढ़ा करके। सार्वजनिक खर्च को आप उतना घटा नहीं पाएंगे। नए करेंसी नोट छाप कर इसको पाया नहीं जा सकता, क्योंकि नए करेंसी छापना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि जितना बजट होगा देश का उतना ही आप करेंसी छाप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में क्या होता है? देखिए देखा जाए तो 24 कैरेट सोना का मतलब होता है 100% प्योर। लेकिन जो बाजार में सोना मिल रहा है जो कि आभूषणों के रूप में, ये 24 कैरेट होता नहीं है। ये नॉर्मली आप देखेंगे जो आपको बहुत शुद्ध मिलेगा तो ये 22 कैरेट का मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 18 कैरेट के बारे में, यानी कि उसमें आप देखेंगे कि 18 अंश सोना होगा और 6 अंश अन्य धातु होती है। तो ये होता है 18 कैरेट का सोना। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? मतलब कहाँ कम वन है ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है सिक्किम, केरल, हरियाणा और महाराष्ट्र। सही उत्तर है हरियाणा। अगला है कि सन 2008 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? टोक्यो, नई दिल्ली, सियोल या फिर पेकिंग? अपना उत्तर कमेंट करके बताएं तुरंत। 2008 ओलंपिक खेल ये हुए थे पेकिंग में। पेकिंग में। सेल का इस्पात संयंत्र मतलब कि स्टील प्लांट कर्नाटक में कहां पर है? बेंगलुरु, भद्रावती, बेलगांव या फिर हुबली? तो ये है भद्रावती में। भद्रावती में है सेल का प्लांट। अगला कि अडयार किस राज्य के शासक थे? ये शासक थे और ये आप देखेंगे कि उत्तरी भारत के तो नहीं थे। अब इतना हिंट आपको दे दिया, आपको पता हो जाना चाहिए। ये थे विजयनगर के। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है, अब आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन या फिर सैन फ्रांसिस्को? सही उत्तर है रोम। इसी तरह कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है शहरों के उपनाम वाला, जैसे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? कश्मीर को। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। धान का कटोरा
छत्तीसगढ़ को, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को, दक्षिण का कश्मीर केरल को, बिहार का शोक कोसी नदी को और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। तो इसी तरह ढेर सारा है जो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला है कि माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो माइकल फरेरा हैं ये किस चीज से जुड़े हैं? क्या शतरंज से, बिलियर्ड्स से, पुलिस सेवा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके पास 3 से 4 सेकंड है, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो ये हैं बिलियर्ड्स, माइकल फरेरा का संबंध है बिलियर्ड्स से। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी है। इस तरह कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है। अगला है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। कास्टिक सोडा ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये किया जाता है हमेशा और हमेशा पीएम के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं, जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसकी हेड होते हैं हमेशा पीएम। अगला है कि कंठमाला, जिसको हम ग्वांटर बोलते हैं, ये एक बीमारी है। ये आपके किस शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट करती है? आसान क्वेश्चन है। अगर कंठमाला कहा जाए यानी कि कंठ, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा गला। कई बार पूछा जाता है कि चेचक होगा तो आपके शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा, अगर मलेरिया होगा तब क्या इफेक्टेड होगा। इस तरह कई क्वेश्चन बनते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। ये आपको आंखों का एक दोष है। दूरदृष्टि दोष का ये मतलब है कि दूर का तो दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये है दूरदृष्टि दोष, जिसको अगर मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इसी तरह एक होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि आपको दूर का नहीं दिखेगा, और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको अवतल लेंस की प्रयोग करना पड़ेगा। और जब हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष होगा तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसी पेज पर आपको लगभग 4 क्वेश्चन हमने बता दिया। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन है? देखिए, ये भारत की तरफ से नहीं भेजे गए थे लेकिन भारतीय थे, तो इनका नाम है राकेश शर्मा। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि 1 मिलियन का मान कितना होता है? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो साइड में लिखा गया ये पावर में है, जैसे कि 10⁵, 10⁶, 10⁸, 10⁸, ये इस तरह लिखा गया है। तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा 10⁶। 1 मिलियन बराबर है 10⁶। अगला है कि एक अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अगेन आपको उसी तरह ये उसका पावर है, जैसे कि 6.023 इंटू 10⁻⁻23, ये 23 है, ये है -19 और ये +19। अब आपको बता देना है कि इनमें से क्या सही होता है। तो एक अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23। ये होता है अवगाद्रो नंबर का, यानी कि इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। अगला है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई बार लोग इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन से कंफ्यूज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। अगला है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए, वो अम्ल ही होता है, एसिड होता है, लेकिन कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे विकल्प में आपको चारों एसिड दिया गया है। सही उत्तर है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अगला है कि बेशमेर प्रक्रम से बनाया जाता है। इनमें से किसको बेशमेर प्रक्रम से बनाया जाता है? तो इस्पात को बेशमेर प्रक्रम से बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोड है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको स्पेशल पीडीएफ वाले में
इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको उत्तर मिलेगा और इस तरह की ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र तो ये होता है CaOCl। ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस को जन्म देती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से अगर पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि ग्रीन हाउस के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अगला है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? अयस्क कहिए या फिर खनिज कहिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जब खुदाई होती है धरती से, जब भी कुछ निकलता है तो एल्युमिनियम किस फॉर्मेट में मिलता है, यही आपसे पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके परीक्षाओं में। यह है बक्साइट। एल्युमिनियम हमें बक्साइट के रूप में मिलता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? जैसे कि हम अगर किसी की भी बात करें तो उसका एक परमाणु भार होता है, एक परमाणु क्रमांक होता है, एक न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी आप देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, मतलब किसके क्रम को? तो ये है परमाणु क्रमांक को। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात ले लें तो सोडियम का होता है 11, यहाँ पे होता है 23। तो यहाँ पे देखिए ये पहले मतलब Na होगा 11 वाला होगा, फिर Mg होगा मतलब कि 12 वाला होगा, फिर Al होगा मतलब कि 13 वाला होगा। तो ये परमाणु क्रमांक के क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। अगला है कि वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से? वर्धा आंदोलन तो वर्धा आंदोलन है महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जिसमें से एक वर्धा आंदोलन भी था। अगला है कि सेबी का फुल फॉर्म बताइए। सेबी का फुल फॉर्म देखिए, सेबी जो भी बैंकिंग संस्थान है, जैसे कि LIC है, जो भी इस तरह का बीमा वाला, उनको रेगुलेट करता है सेबी। और जो सेबी का फुल फॉर्म है यह है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह है सेबी का फुल फॉर्म। अगला और 19वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? सार्क से वैसे भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो भी इसलिए क्योंकि जब कोरोना वायरस अपने चरम पे है तो अभी सार्क देशों का जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि सार्क में शामिल नहीं है? तो ये है म्यांमार। अगला है कि HIV किससे संबंधित है? कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से या फिर एड्स से? बेहद सिंपल क्वेश्चन, आपका सही उत्तर होगा एड्स। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है 50 में से। कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपका कितना सही हुआ लगभग में। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हिंट चाहिए तो ये दिसंबर में मनाया जाता है, और जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं उससे एक दिन पहले मनाया जाता है। अब आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है RBI के गवर्नर का। जो भी RBI के गवर्नर होते हैं उनका मतलब सिग्नेचर होगा 100 रुपए के नोट पर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होगा, तो ये होगा वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय से वो नोट मतलब कि वेरीफाई होके आती है। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कई तरह की क्रांति आई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित है दूध से। दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये था ऑपरेशन फ्लड। अगला है कि सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, इनमें से कहा? यह है जामनगर में। जामनगर में। अगला है कि NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? NTP की बात करें, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो ये होता है लगभग 22.4 लीटर। NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का ये इतना आयतन होता है। अगला है कि टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? टाइगर वुड्स तो ये है गोल्फ से। टाइगर वुल्फ गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किससे संबंधित है?
इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। ये है टेनिस से, टेनिस की प्लेयर है सानिया मिर्जा। अगला है कि सेलेब्रम किससे संबंधित है? सेलेब्रम मस्तिष्क से, हृदय से, नाड़ी से, या फिर लीवर से, यकृत से। तो सेलेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। देखिए यहाँ पे हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं कि ये केवल टेस्ट है आपका, और अगर आप भी इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हो या फिर ऑनलाइन देख रहे हो, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे ये C2H4 है पहला, दूसरा है CnH2n+2, यह है C2HAI, यह है C2H2। ये टाइपिंग में मिस्टेक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से आप अपना उत्तर बता सकते हैं। सही उत्तर है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है कि एपिडर्मिक, ये एक रोग है, ये आपके शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट करता है? एपिडर्मिक, तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, आपके त्वचा को। अगला है 30वां की द्विधारीय पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कंप्यूटर से, ये पूरा एक सिस्टम से बनाया गया है। आप देखेंगे तो ये टेस्ट आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको हर रोज इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। ऐप में भी आपको 500 से अधिक वीडियो मिलने वाली है, तो अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है 0 और 1, ये कंप्यूटर में जो द्विधारी सिस्टम होता है वहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि महाबलेश्वर अवस्थित है कहाँ पे? इनमें से कहाँ, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसको हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अगला है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? देखिए पंजाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नदियों का राज्य पंजाब, इसी तरह नाम भी पड़ा पंजाब का। तो पंजाब नदियों के लिए जाना जाता है, लेकिन पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें वो भी इनमें से, तो यह है सिंधु। अगला है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है? जो हम मानक समय की बात करते हैं ये कहाँ से गुजरता है? अगर आपको हिंट दे दें तो ये नैनी से गुजरता है। अब तो आप बता ही सकते हैं क्योंकि नैनी है इलाहाबाद के पास, तो ये इलाहाबाद से गुजरता है। अगला और 34 नंबर का कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? इनमें से ये क्वेश्चन आपको बता दें कई बार रिपीट हुआ है कई परीक्षाओं में, और अगर आप टेस्ट देते होंगे मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का, तो आप देखेंगे कि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है कि गोलकुंडा अवस्थित है इनमें से कहाँ? गोलकुंडा, तो ये है बीजापुर में। अभी तक हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिया, अब केवल आपके सामने 15 क्वेश्चन आने बाकी हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। कई बार लोग ये सोच के कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। जितना ज़्यादा गलती आप करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप ही को बेनिफिट होने वाला है। अगला है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी से आपको पता चल जाना चाहिए कि सही उत्तर होगा कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, और यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है, इसरो का। अगला है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर है? 2 सेकंड है आपके पास। तो ये है मुंबई में। अगला है कि सेंट लॉरेंस नदी कहां बहती है? सेंट लॉरेंस नदी, तो ये अमेरिका में बहती है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में बहती है सेंट लॉरेंस नदी। टेम्स के बारे में कई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लंदन यानी कि इंग्लैंड, ये इनफैक्ट इसी के किनारे बसा है। तो इस तरह भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि MMR का टीका दिया जाता है किसके लिए? तो स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज नहीं, मम्स, मिसल्स, रेबीज नहीं, मिसल्स, पम्प्स, एड्स नहीं। ये दिया जाता है, आपको देखेंगे जो खसरा होता है, एक तरह का चेचक जैसा है, खसरा एक रोग होता है, और उसमें ये दिया जाता है MMR का टीका।
अगला है कि सबसे अधिक आयरन इनमें से किस में पाया जाता है। आयरन मतलब खाने वाले आयरन की बात की गई है। जैसे अगर बता देंगे तो आप क्या बताएंगे, बताइए तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके। सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक में, और अगर आप देखेंगे तो पालक आएगा ऑप्शन नंबर डी में। हरी पत्ती वाली सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। अगला है कि कचीपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कचीपुड़ी, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कचीपुड़ी के बारे में। तो कचीपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और गिद्धा कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है, तो ये दोनों है पंजाब का। बिहू कहाँ का है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है कि गारो और खासी जनजातियां किस राज्य से संबंधित है। हर राज्य की कुछ खास तरह की जनजातियां हैं, और गारो और खासी हैं मेघालय से। मेघालय से। अगला है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाया जाता है। मतलब अगर एक स्थिर चुंबक होगा, एक चुंबक होगा, उसे आप रखेंगे तो हमेशा वो किस से किस दिशा में होगा। हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में होता है, मतलब कि उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, यानी कि उत्तर दक्षिण में हमेशा कोई भी चुंबक होगा तो उसे आप रखेंगे तो उस दिशा में हो जाएगा। अगला है कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये बजाते हैं संतूर। संतूर। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अभी अभी क्रॉस हुआ है। आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है 8 मार्च। चलिए कमेंट करके बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बेहद आसान है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करके बताएं। अगला है कि AU, AG, CU, FE इनमें से सबसे अधिक तन्य कौन होता है। तन्य मतलब कि जिसको तार के रूप में फैलाया जा सके, इसको बोलते हैं तन्य। तो ये होता है AU। AU किसका सिंबल है, गोल्ड का। AG चांदी का। अगला है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे खेती होती है कॉफी की। कॉफी की। अगला है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है। कठोरता की बात की गई है, तो ये होता है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के उपस्थिति से जल की कठोरता। 49 नंबर का क्वेश्चन कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है कौन सा पार्ट शरीर का। तुरंत कमेंट करके बताएं। ये होता है गला। डिप्थीरिया में गला खराब होता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा। क्वेश्चन है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके ऑप्शन है शांति, संगीत और नाटक, विज्ञान और तकनीकी, ललित कला। मतलब कि जो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है यह किस क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। तो देखिए, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में। जो लोग विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की। आपका ऑप्शन है कार्पनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या फिर न्यूटन। हम आपके उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड रुक रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। सौर मंडल की खोज की थी कार्पनिकस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि लोटस नाम दिया गया है। मतलब कि अगर हम लोटस नाम की बात करें तो इनमें से क्या है जिसका नाम लोटस है। जैसे किसी फूल माली का, किसी रिएक्टर का, या फिर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम लोटस रखा गया है। आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। 2 से 3 सेकेंड। अगर आप इस वीडियो को 20 मिनट अपना समय निकाल करके पूरा देख लेते हैं तो आपको वीडियो खत्म होते होते ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट की तरह करंट अफेयर मिल रहा है। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करें।
तो देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया में, और इन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिया था? तो श्रीवस्ती में। अगला है कि लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? जैसे कि होता क्या है कि आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं। हालांकि इस पे से 543 लोगों का ही इस समय वोटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक लोकसभा का स्पीकर होता है। जैसे कि अगर हम 2019 से लेके इस समय 2020 की बात करें तो इस समय जो हमारे स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। ठीक। तो ये जो स्पीकर होता है ये पहले आके अपने चेयर पे नहीं बैठते हैं। जब कुछ सदस्य लोकसभा में आकर के बैठ जाते हैं तभी स्पीकर अपने चेयर पे आते हैं। तो यहाँ पे ये होता है लगभग 1/10, यानी कि 1/10 संख्या हो जाने के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर 1/10 से कम लोग हैं, यानी कि अगर आप 550 मान के चले तो इसका 1/10 हो जाएगा 55, यानी कि अगर 55 से कम लोग प्रेजेंट है किसी दिन तो उस दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? देखिए, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होने के लिए या तो आपको लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया है कि कम से कम बताइए। तो आप लोकसभा का अगर आपको पता हो, राज्यसभा का पता हो और दोनों में जो कम हो वही आपका उत्तर होगा। देखिए, ये होता है 30 साल और ये होता है 25 साल, यानी कि दोनों में कम है 25 साल। आपका उत्तर होगा 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र सीमा होनी जरूरी है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र सीमा जरूरी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, इन तीनों के लिए एक ही उम्र सीमा होती है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि इनके लिए कम से कम उम्र सीमा क्या होगी। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछे कि मतलब इनको शपथ कौन दिलाएगा तो इनको राज्य के गवर्नर शपथ दिला सकते हैं। ये हाई कोर्ट की बात की गई है। अगला है कि गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किसके विरोध पे किया? जैसे गांधी जी कई बार कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हर विरोध प्रदर्शन का एक कारण था। तो यहाँ पे जो दांडी मार्च किया गया 1930 में, यह किस चीज का विरोध था? तो ये था नमक पर जो टैक्स लगाया गया था। अंग्रेजों ने यहाँ से पैसा वसूल करने के लिए नमक जैसे वस्तु पर भी टैक्स लगा दिया था और गांधी जी ने उसी का विरोध किया और उन्होंने दांडी यात्रा की 1930 में, और ये 1930 का यात्रा नमक टैक्स के विरोध में था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है? निर्यात करता मतलब कि बेचने वाला, बाहर भेजने वाला। देखिए, दो मतलब वर्ड होता है, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। तो आयात मतलब कि लाने वाला, निर्यात मतलब कि बेचने वाला। तो इनमें से सबसे ज्यादा मुर्गी का निर्यात करता है चीन। चीन जिसकी कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है वांग हो, जिसको हम सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? कहने का मतलब कि सोना के लिए हम किस देश को जानते हैं सर्वाधिक सोना के लिए? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर हमने 50 में से 10 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आपको बता दें कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे जाकर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये मॉक टेस्ट आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए अपलोड है फिलहाल में। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जो केवल 4 MB का है और आसानी से आप उसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अगला है कि किसके साथ यहूदी मेनुहीन संबंधित है? किसके साथ? तो ये है वायलिन के साथ, मतलब कि इनका संबंध वायलिन से है। अगला है 12वां कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? जैसे कई जगह है, जैसे कि अगर हम बात करें कोलार की जो कर्नाटक में है, या फिर हीरा की खान करें तो मध्य प्रदेश पन्ना में। तो इसी तरह अंकलेश्वर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। यह है पेट्रोलियम। अगला और 13वां क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर, तो यह है दिल, मतलब कि
जो आपका दिल है इसकी धड़कनों को मापता है पेस मेकर। अगला है कि भारत में सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि कई मिट्टी पाई जाती है भारत में, काली, रेगूर, लेटराइट, एलुअली। तो इनमें से कौन ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये है एलुअली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट कहते हैं, और ये होता है सोडियम का। चलिए इसका रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें। पीडीएफ भी डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? जैसे वायुमंडल में आप देखेंगे कि 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। तो इनमें से आपको बताना है कि ओजोन की मात्रा सर्वाधिक किस मंडल में पाई जाती है, और यहाँ पे आपके विकल्प हैं। तो ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा पाई जाती है, और ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको धरती पे आने से रोकती हैं। ठीक, ओजोन की जो मात्रा पाई जाती है इसकी एक परत होती है, इस परत को हम मापते हैं डॉप्सन में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर कहिए या फिर टांका कहिए, तो ये किसका किसका, मतलब क्या क्या मिलाकर के सोल्डर बनाया जाता है, यही आपको बताना है। तो देखिए सोल्डर के लिए हमें एक तो होता है सीसा के साथ हम मिलाते हैं टिन को। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिश्र धातु बन जाएगा। अगला है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे जब बेकरी में ब्रेड बनता है तो वहां पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाना होता है, इसीलिए उसमें हम ईस्ट का, खमीर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है? 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे पुरानी कौन है, सबसे न्यू कौन है? तो सबसे न्यू है हिमालय, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर है अरावली। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पुरानी है अरावली, न्यू है हिमालय। हिमालय की लंबाई कितनी है? ऊंचाई 8,848 मीटर। हिमालय किस देश में है? तो यह है नेपाल में। अगला है कि खेतड़ी स्थान राजस्थान के में है, तो ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, ठीक, वहां किसका उत्पादन होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे होता है तांबा का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन से मुख्य संबंध है? जैसे कि सती प्रथा को किसने बैन कराया ये आपको बताना है। वैसे तो एक भारत के समाज सुधारक है जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, इन्होंने काम किया था, लेकिन इनके कहने पर किसने किया? 1829 में बैन किया गया, और उस समय था लॉर्ड विलियम बेटिक, इसी ने सती प्रथा को बैन किया था। अगला है कि परंपरागत नृत्य जिसका नाम है मोहिनी अट्टनम, यह किस राज्य का नृत्य है? जैसे कि गिद्धा या फिर भांगड़ा पंजाब का है, मोहिनी अट्टनम कहाँ का है? यह है केरल का। बिहू कहाँ का है? तो बिहू है असम का। अगला है कि कोराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पे स्पेस छूट गया है, चलिए यहाँ पे स्पेस आप मान लीजिए। कोराकोरम जो हाईवे है यह किस किस देश को जोड़ता है ये आपको बताना है। देखिए ये जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। भारत का जो हिस्सा चीन ने हथिया लिया था उसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। अगला है कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ लौह पुरुष मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जर्मनी का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये है बिस्मार्क, मतलब कि ऑटोवान बिस्मार्क, इनको जर्मनी का लौह पुरुष भी कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जर्मनी की राजधानी। आगे बढ़े तो अगला है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बात हो रही है हर्षवर्धन के समय, बेहद आसान क्वेश्चन है, ये थे वेंसा।
वेनसांग जो कि आए थे बौद्धिज्म को पढ़ने के लिए, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। कई बार पूछा जाता है कि वेनसांग का संबंध किस देश से है, तो यह चीन से था। आगे बढ़े तो अगला है कि ग्रे क्रांति, यह शब्द किससे संबंधित है? ग्रे मतलब कि भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति का क्या मतलब है? जैसे गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। भूरी क्रांति मतलब कि मछली उद्योग। तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? अगर आप हमें इस चैनल पे फॉलो करते होंगे तो हमने आपको बहुत बार बताया है, सही उत्तर है सोयाबीन, जहां पे पाया जाता है लगभग 42% प्रोटीन। इसके अलावा दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, या फिर मशरूम में भी सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से आंखों की कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए मायोपिया है, इसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टि दोष इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि निकट का नहीं दिखता है। तो इन दोनों को लेंस लगा करके हम सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दूर का नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे अवतल, और अगर हमको नजदीक का नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे उत्तल। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, मायोपिया में अवतल लेंस। लेकिन वर्णांधता मतलब कि रंगों का कलर अलग दिखना, तो ये एक ऐसा रोग है जो इसका इलाज नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रेलवे का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले आप खुद को चेक कर लें कि कहीं आप इसके शिकार तो नहीं। अगर आप इसके शिकार हैं तो आप इसे सही नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपको निराशा ही मिलेगी। देखा जाए तो दुनिया में ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ऊंचे पद पे हैं, लेकिन उनको भी वर्णांधता है। अगला है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? ये छूती है लगभग 5 राज्यों को। लगभग 5 राज्यों को हम सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? किसने पहले नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताया था? तो इनका नाम है एनरियो कोफर्मी। एनरियो कोफर्मी, ये है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन 31वां कि बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मैन बुकर प्राइज आपने सुना होगा, 50 साल पे गोल्डन भी मिलता है इसमें। तो यह है साहित्य से। साहित्य से अभी तक हमने 31 क्वेश्चन कवर कर दिया है, अब केवल 19 क्वेश्चन आने बाकी हैं। इसलिए जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाए। जो भी लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए अगर बात कर लें केवल उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर कई सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का तो ये नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि ये कहाँ का है। तो ये है हरियाणा का। हरियाणा का। अगला है कि काव्य मीमांसा, इसके लेखक कौन है? 2 से 3 सेकंड आपके पास समय है। ये है राजशेखर। राजशेखर। अगला है कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1932 में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, उसी के तहत गांधी जी ने अब हरिजनों के लिए काम करना शुरू किया और उन्होंने हरिजन एक पत्रिका भी निकाली और उन्होंने दलितों को हरिजन कहा पहली बार। अगला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? विकल्प आपके सामने है, आपको अपना उत्तर बताना होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसका पीडीएफ जाके पहले डाउनलोड करिए, वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोड है। तो यह है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि चंबल बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? आपको हिंट दे दें तो इस नदी के किनारे दिल्ली है, इस नदी के किनारे आगरा है। अब तो आप बता ही सकते हैं, यह है यमुना।
यमुना। चलिए एक चीज कमेंट करके बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ या फिर लखनऊ को बताइए तो ठीक है, नहीं तो अयोध्या को बताइए। जैसे पूछा जाता है वाराणसी तो गंगा नदी के किनारे है, और इस तरह आप बताना है आपको कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। अगला है कि बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? कौन सी नहर है जो कि इन दोनों को जोड़ती है? ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगेगा, कारण ये भी है कि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह है किल नहर, किल नहर। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? मतलब किसको ज्यादा मंत्र मिले हैं ऋग्वेद में? तो देखिए ये है इंद्र। उस समय अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें तो उस समय इंद्र, अग्नि, वरुण यही सब बड़े देवता थे। बाद में जब वैदिक काल के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो मतलब रुतबा है, एक तरह से आप कहिए कि प्रचलन है, ये ज्यादा बढ़ गया। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आसान क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन और महत्वपूर्ण। यह है सतलज, सतलज। अगला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और वहां पे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसको दबाने के लिए ये किया गया था 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने। अगला है कि ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक कौन है? जैसे कि भारत में जो गर्मी के दिनों में बारिश होती है वो किस मानसून से होती है? अगर आपको बताएं तो देखिए भारत में अगर बारिश होने की बात करें तो दो तरह के मानसून, एक तो इधर से आता है जो कि अंत में दिल्ली में पहुंचता है, और जो ठंडे के दिनों में बारिश होती है इधर के मानसून से होता है। यहाँ पे पूछा गया ग्रीष्म काल में, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व मानसून के, दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। यहाँ पे देखिए इधर से आ रहा है तो ये दक्षिण और पश्चिम दोनों है। अगला है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक करता है? तो ये है के, विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर कहीं कट जाएगा तो वहां पे रक्त के थक्का नहीं जमेगा। अभी तक इस वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप इस वीडियो का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, और उसके लिए आपको वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जहां पर धीरे धीरे ढेर सारे मॉक टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर उस ऐप को आप अपने मोबाइल में रखते हैं तो आपके लिए मतलब कि अच्छा ही होगा। अगला है 43 नंबर की रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो यह है आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। यह है लंदन। जैसे हमारे यहाँ पूछा जाता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तो गंगा नदी के किनारे, या फिर आगरा तो यमुना नदी के किनारे, तो उसी तरह जो टेम्स है नदी, ये लंदन इसके किनारे स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? वसा मतलब कि फैट। गाय और भैंस की अपेक्षा जो भैंस होती है उसमें फैट ज्यादा होता है, तो ये कितना होता है लगभग में ये आपको बताना है। ये होता है 7.2%। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब कि अगर हम दिल्ली की बात करें, और देखिए ये मध्यकालीन इतिहास है पूरा, तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, मतलब अंत में कौन आया। ये पूरा मध्यकालीन इतिहास है मुगल काल तक। सबसे हम पहले शुरू करते हैं 1106 से 1190 तक। ये थे गुलाम वंश, जिनको दास वंश भी कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बस ये सही होगा या फिर ये सही होगा। इसके बाद 1190 से 1230 तक खिलजी वंश, यानी कि अब यहाँ तो सैयद है, यानी कि ये भी गलत हो गया, बचा बस एक ही और यही आपका सही उत्तर होगा। खिलजी के बाद 1225 या फिर 30 के करीब करीब से उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद सैयद आए, उसके बाद लोधी आए, और लोधी के बाद जाकर के मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 में। अगला है कि ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह आपको बताना है।
किसान सभा जो हुआ ऑल इंडिया, तो इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? पूरे देश का पहला, ये नोएडा में होगा, और नोएडा है उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपका सही ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग लस्सी कोशिकाएं बनाती है? यह है दीर्घ अस्थि, दीर्घ अस्थि। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, तो ये कहा जाता है भाग 3 को। तो पंचायती राज के बारे में अगर आपको बताएं तो ये 3 स्तर पे पाया जाता है, 3 लेयर होता है। पहला जिला पंचायत, दूसरा ब्लॉक पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। तो सबसे बड़ा है जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत और सबसे छोटा है ग्राम पंचायत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अगला है कि किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो ये है कन्हेरी की गुफा, यहाँ पे लगभग 100 गुफाएं हैं कन्हेरी की गुफा में। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे आपके विकल्प है, आपको 2 सेकंड का समय मिलता है, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। यह है 1858। 1858 में हुआ क्या था कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पे कंपनी को रूल करने देना ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी अत्याचार कर रही थी, ये अंग्रेजों को भी पता था। तब जाके जो कंपनी का अधिनियम था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटेन के संसद के अंडर में ले लिया गया। मतलब कि भारत के लिए जो भी कानून बनेगा सीधे पार्लियामेंट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनेगा। अगला है कि सतह से सतह पर मार करने वाला उपग्रह कौन सा है? उपग्रह मतलब कि अस्त्र कौन सा है इसमें से? सतह से सतह पर, तो ये है पृथ्वी, पृथ्वी। अगला है खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो जो खंबात की खाड़ी है ये कच्छ, केरल और जामनगर के बीच में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर कहने का ये मतलब है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है इसकी प्रक्रिया को कंट्रोल करे, क्योंकि आप देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन का मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि लगातार बढ़ती है, उसे कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन अधिक होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रिगर का काम करेगा न्यूट्रॉन। अगला है कि लगातार फार्मूला 1 रेस 6 बार जीतने वाला व्यक्ति कौन सा है इनमें से? तो इनका नाम है माइकल शुमाकर। ये जो फार्मूला रेस होता है इसको 6 बार लगातार जीतने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जब शरीर में कैंसर होता है तो यह अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया को। अगला है कि निम्न में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? कौन ऐसी बीमारी है जो कि विषाणु के द्वारा होती है? तो इनमें से वो बीमारी है पोलियो। पोलियो जो कि अब भारत में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगला है कि भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसको कहा गया? ये कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार ये आपके परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है भगवान इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। अगला है कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहाँ पे हुई थी? भारत में, तो यह है डिगबोई, डिगबोई में। अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो देखिए हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, खत्म होता है 31 मार्च को। यानी कि आप बजट में देखेंगे जो भी नए प्रावधान लागू किए जाते हैं वो भले ही बजट इस समय आपको 1 फरवरी को देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो सारे रूल्स होते हैं 1 अप्रैल को लागू होते हैं, यानी कि सही उत्तर होगा 1 अप्रैल। अगला है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनसंघ का एक मतलब बदला हुआ रूप है। तो सबसे पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के
द्वारा। अगला है कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस दिसंबर में मनाया जाता है और यह है 11 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। अगला है कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये है वांग हो। वांग हो, ये इस नदी को चीन का दुख कहते हैं। और देखिए, ये चीन की ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है वांग हो। अगला है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। जैसे भारत सरकार जब भी कोई तेल खरीदती है विदेश से, तो वहां पे वो बैरल में काउंट होता है। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है, ये आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड रह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ये होता है लगभग 159 लीटर। आगे बढ़े तो अगला है कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1950 में। देखिए, इससे पहले अंग्रेजों के टाइम पीरियड में सिविल सर्विस शुरू किया गया था, लेकिन जब यहाँ पे आईएएस कहा जाएगा तो ये जब इसको नाम दिया गया तब ये था 1950। अगला है कि अद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। इनका नाम था श्री शंकराचार्य। श्री शंकराचार्य। अगला और 20वां क्वेश्चन कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया। ये सासाराम पे रूल करते थे और इनका नाम था शेर शाह सूरी। सासाराम यानी कि बिहार। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत का महान विधि निर्माता किसको कहा जाता है। महान विधि निर्माता कहा जाता है मनु को, लेकिन अगर संविधान निर्माता पूछ लिया होता तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध से नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध से नहीं, क्रीमियन विश्व युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम। अगला है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई। आसान क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो ये हुआ था 1919 में। डेट था 13 अप्रैल का। कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग। कहाँ पे, तो अमृतसर, पंजाब में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। एक तरफ था बाबर, एक तरफ कौन था ये आपको बताना है। एक तरफ था इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर की अगर बात करें तो यह राजस्थान में है, लेकिन प्रसिद्ध है बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है। सबसे ऊंची भी हो और मुक्त रूप से खड़ी हो। तो यह है CN टावर। यह है CN टावर। अगला है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। जैसे कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ भारत की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। इसे बोलते हैं जातीय संसद। जातीय संसद। अगला है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से कटकर बना, लेकिन कब ये आपको बताना है। ये बना सन 1971 में। सन 1971 में। अगला है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर। तो ये थे क्षत्रिय राज घराने में। अगला है कि मानसून का कारण क्या होता है। जो मानसून आपको देखने को मिलता है जिससे कि बारिश होती है, इसका कारण क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो जो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है ये होता है मानसून का कारण।
अगला है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। फैजी का नाम आपने सुना होगा। तो ये रहते थे सम्राट अकबर के दरबार में, सम्राट अकबर के दरबार में। अगला है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कवर कर दिया है, 31 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके आप बता सकते हैं कि 50 में से आपका कितना सही था। तो रोम है टाइबर नदी के किनारे, रोम। जैसे कि अगर लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स, और कानपुर गंगा। दिल्ली किस नदी के किनारे है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, दिल्ली। अगला है कि सिखवाद यानी कि सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था। ये हुआ था लगभग 1500 ईस्वी में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है। यह है 1/81, 1/81 पृथ्वी के सापेक्ष या अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। अगला है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, उसी तरह सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो यह है उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। भारत में अगर सबसे बड़ा मरुस्थल देखा जाए तो राजस्थान में थार का मरुस्थल। अगला है कि किस मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता दें कि 1526 में ये भारत आया। लगातार 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध लड़े, चारों जीता और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ये था बाबर। अगला है कि कालाहारी रेगिस्तान कहां पर है। कहां है कालाहारी। तो यह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। ये एक मेडिकल संस्था है जिसको कई बार नोबेल भी मिल चुका है। तो इसके संस्थापक का नाम है ड्यूरांट यानी कि JH ड्यूरांट। अगला है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 साल का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस कहां स्थित है। सेल्सियस तो यह है अटार्कटिका में, अटलांटिका महासागर में है सेल्सियस। अगला और 41वां क्वेश्चन कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है। सबसे ज्यादा लवणीय, जिसको हम डेड सी भी बोलते हैं यानी कि मृत सागर, डेड सी। अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया जाना शुरू किया गया। देखिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ये हमेशा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार है हमेशा एक प्लेयर को मिलता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ ये था सन 1985। अगला है कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है। सिंपल क्वेश्चन, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये पहुंचता है लगभग 8.3 मिनट में। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक भी हैं। इंडिया में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत तो इसके लिए 1925 में शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत की गई 1929 में। यहाँ पे इसका काम शुरू किया गया लेकिन ये चलने लगी 1929 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान तो यह है देहरादून में, देहरादून में। अगला है कि सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची के स्तूप के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये किस धर्म से संबंधित है यही आपको बताना है। यह है बौद्ध धर्म से।
बौद्ध धर्म से। अगला है कि स्पॉन्डिलाइटिस यह एक रोग है, यह आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। शरीर के जो मेरुदंड होता है उसको ये रोग प्रभावित करता है। अगला है कि जय जवान जय किसान यह कथन किसने दिया? जय जवान जय किसान ये कहा गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। कि स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? ये प्रधानमंत्री मोदी बनने, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने जो सबसे बड़ा मिशन शुरू किया ये था स्वच्छ मिशन, जो कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या है। विकल्पों को देखें तो पहला है स्वच्छ भारत उपकर उगाही और राजस्व अर्जित करने के लिए, सेलिब्रिटी के सड़क पर उतरकर सफाई करने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थ निपटान के लिए। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए। अगला है कि पुराने अवशेषों से कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, धातु या फिर ए और बी दोनों। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। जो भी पेट्रोलियम या फिर कोयला मिलता है हमें ये जीवाश्म से ही बना होता है। अगला है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना? देखिए, जब 1947 में जब बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान जब 2 मुल्क बन गए तो सबसे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको बनाया गया था, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। लेकिन इंडिया में तो ये बने, लेकिन पाकिस्तान में कौन बना यही पूछा गया है, तो पाकिस्तान में बनाए गए M.A. जिन्ना। अगला है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, हमारे यहाँ इस समय 18 रेलवे के जोन है और सबका एक एक मुख्यालय होता है, जैसे कि कोई मुख्यालय गोरखपुर है, इलाहाबाद है, इस तरह कई सारे मुख्यालय हैं। तो आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। उत्तर मध्य मतलब कि इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आप विकल्प में देखेंगे तो आपको 2 न्यूटन दिख रहा है, एक है चार्ल्स न्यूटन, दूसरा है आइजक न्यूटन, लेकिन ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की थियरी दी गई थी। अगला है कि विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन किया है? अभी अभी खत्म हुआ है 2019 का विश्व कप, क्रिकेट की बात की जा रही है। तो इसका मेजबान देश कौन था? मेजबान मतलब कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में तो हुआ था, वेल्स में भी हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा इंग्लैंड एंड वेल्स। चलिए कमेंट करके बताइए उप विजेता टीम कौन है? विजेता टीम तो इंग्लैंड थी, लेकिन आपको बताना है कि उप विजेता टीम कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि मानव शरीर के किस भाग में पित्त रस उत्पन्न होता है? जो शरीर में पित्त होता है कहाँ से निकलता है यही आपको बताना है। ये निकलता है यकृत से। अगला है कि किस शहर को निजामों का शहर कहा जाता है? जैसे नवाबों का शहर लखनऊ और निजामों का शहर है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम के बारे में आपने सुना होगा, तो निजामों का शहर बोला जाता है हैदराबाद को। आगे बढ़े तो अगला है कि बिहार में एक बच्चे के जन्म समारोह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आप इसमें से देखेंगे तो 3 विकल्प ऐसे हैं जो कि बिहार में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब ये पूछा गया है कि बच्चे के जन्म समारोह पर। ये होता है सोहर। सोहर खिलौना नृत्य होता है बच्चे के जन्म समारोह पर। अगला है कि जिराफ किस महाद्वीप का जीव है? जिराफ, सबसे ऊंचा जिराफ, तो ये किस महाद्वीप में पाया जाता है ये आपको बताना है। देखा जाए तो महाद्वीपों की संख्या 5 है, लेकिन जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जिराफ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में।
अगला है कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, आपको उसके वाष्प दाब के हिसाब से बताना होगा। तो ये होता है उसके वाष्प दाब से दोगुना। मतलब किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दोगुना होता है। आगे बढ़े उससे पहले आशा है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनओ तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका का इसमें ऑप्शन देखेंगे तो दो है, लेकिन यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। अगला है कि मोबाइल की सहायता से किस सेवा का प्रयोग करके धन हस्तांतरण किया जा सकता है, मतलब कि भेजा जा सकता है एक हाथ से दूसरे हाथ में। मोबाइल से हम भेज सकते हैं, लेकिन वो कौन सी सेवा है जो कि इन विकल्पों में दिया गया है। ये है आईएमपीएस। लेकिन एनईएफटी की बात करें तो ये बैंकों से होता है, लेकिन आईएमपीएस है मोबाइल सर्विस रिलेटेड। अगला है कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या फिर समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, आपने सुना होगा। उसमें से पहला नियम क्या है, वो है जड़त्व का नियम। मतलब कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तब तक कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को ना बदला जाए। अगला है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका टेस्ट जरूर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं त्रिकोरकी। त्रिकोरकी। जिन प्राणियों में 3 भ्रूणीय स्तर की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम त्रिकोरकी बोलते हैं। अगला है कि केरल में एक गेम होता है, एक चीज है जिसको हम कुट्टौड़ बोलते हैं या फिर कुट्टनू। आपको बताना है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। एक एरिया का नाम है वहां पे केरल में, कुट्टौड़। तो ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये केरल में है। नाम याद रखिए, नाम है कुट्टौड़। आगे बढ़े तो अगला है कि शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है। तो विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल सही है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस बिल्कुल सही है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन गलत है, यानी कि जब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। ये 22 मई नहीं होता है, ये मार्च में होता है, गौरैया डे। अगला है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब विद्युत के द्वारा अगर किसी धातु की परत पर कोई किसी पदार्थ को उस पे मतलब लगा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों का विनाश ही ब्रिटिश लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा तो विरोध का एक तरीका ये भी था कि जो कपड़े ब्रिटिश बना रही है उनको आप प्रयोग में मत लीजिए, क्यों ना हम अपने कपड़े खुद बनाए, धागा काटे। तो धागा काटने से आपको पता चल जाएगा कि ये कहना है महात्मा गांधी का, जो कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब कौन दे सकता है। देखिए देखा जाए तो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा को देखें तो सबसे ज्यादा पावर वैसे लोकसभा को ही होता है, लेकिन जब बात हो भारत के उपराष्ट्रपति की तो इसमें पावर मिलता है राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको हम आईओसी बोलते हैं, इसके विदेश मंत्री परिषद का 46वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है और आपको बता दें कि ये हुआ था अबू धाबी में। अबू धाबी में। अगला है कि खानवा की लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, किस स्टेट में।
देखिए बाबर ने लड़ा था, पानीपत के बाद खानवा हुआ था 1527 में। ये हुआ था राजस्थान में। मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब है कि ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ऐसा है केवल एक ही, जिसको हम बोलते हैं ओ। और ए भी ऐसा एक समूह है जो किसी से ब्लड ले सकता है। ब्लास्टिंग पेपर किसके कारण स्याही अवशोषित करता है? ब्लास्टिंग पेपर के बारे में आपने सुना होगा। ये स्याही को अवशोषित करता है और उसका कारण होता है केशिका क्रिया। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, पीडीएफ डाउनलोड करें, टेस्ट दें, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द्रव में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए द्रव में जो ध्वनि का वेग है घनत्व पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये द्रव की लोच पर भी डिपेंड करता है, यानी कि सही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर सी। अगला है कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है? जैसे हमारे यहाँ का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है। तो उसी तरह फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है पेसो। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है? किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ये होता है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने नील खेतिहरों के सपोर्ट में इसको शुरू किया, और कहां शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ये हुआ था बिहार में। अगला है कि यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है और उसमें एक पद लुप्त है। आपको बताना है कि यहाँ पे आगे क्या होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। अब आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे नाम दिया गया है सभी किसी न किसी महाद्वीप का नाम है। विकल्प में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी तीनों देशों के नाम है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि द गुड अर्थ यह किसने लिखा था? बुक्स एंड ऑथर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये लिखा गया था पर्ल एस बक के द्वारा। अगला है कि बैरक जोन जैकब बेर्जेलियस ने किसकी खोज की थी? बर्जिलियस के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने खोज की थी उत्प्रेरण की, मतलब किसी भी क्रिया को बढ़ा दे घटा दे लेकिन खुद उस क्रिया में भाग ना ले, उसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। अगला है कि एक बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत देता है? जैसे बैरोमीटर में पारा होता है और इससे हम मौसम को पता करते हैं। जैसे अगर वहां पे पारा अचानक गिर रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है? तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम। अगला है कि अरेबिका किसकी किस्म है? जैसे कि गेहूं की, चाय की, कॉफी की, गन्ना की, सबकी अलग अलग किस्म होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किसकी किस्म का नाम है। ये होता है कॉफी का किस्म, कॉफी का। अगला है कि उभयचर और सरीसृपों में हृदय के बारे में बताइए। जो उभयचर है और सरीसृप है, इनका जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें होते हैं 3 कक्ष। आगे बढ़े तो अगला है बेहतरीन क्वेश्चन कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उस समय ये जो नारा था ये किसने दिया? बहुत सारे लोगों का उत्तर महात्मा गांधी होगा, लेकिन बिल्कुल गलत। ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अगला है Ca, C, Cl और CO। यह रासायनिक प्रतीक है। आपको बताना है कि इनके हिसाब से इनका पूरा नाम इनमें से कौन है, क्रम से। बताइए कमेंट करके। 5 सेकेंड है आपके पास। देखिए Ca मतलब कि कैल्शियम, C मतलब कि कार्बन, क्लोरीन और कोबाल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि हर्षचरित के लेखक कौन है?
अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण भी है, कई बार पूछा गया है। ये है बाणभट्ट। देखिए, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जाकर इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा उसका टेस्ट दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला है कि पृथ्वी की आयु का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है। देखिए, अगर बात करें हम कार्बन डेटिंग की और यूरेनियम डेटिंग की, तो दोनों से उम्र का पता लगाया जाता है। लेकिन कार्बन डेटिंग कुछ सालों की, जैसे कि 500, 2000, 3000 सालों के पता लगा सकता है। लेकिन यूरेनियम डेटिंग को हम यूज करके लाखों सालों पहले की उम्र का पता लगा सकते हैं। सही उत्तर होगा यूरेनियम डेटिंग, क्योंकि बात की गई है पृथ्वी की आयु। वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम माना जाता है यदि वायु की गुणवत्ता का सूचकांक कितने से कितने के बीच हो। देखिए, 0 से 50 होगा मतलब कि निम्न है, लेकिन अगर 51 से 100 है तो इसका मतलब कि ये मध्यम है, और क्वेश्चन में भी मध्यम ही पूछा गया था। अगला है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। भोपाल में 1984 में त्रासदी हुई थी। MIC ये गैस था, मेथिल आइसो, बताइए इसका मतलब क्या है। साइनाइड, मेथिल आइसो साइनाइड ये गैस थी। आगे बढ़े तो अगला है कि क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लव, टी, पेनाल्टी, स्ट्रोक, नो बॉल। आसान क्वेश्चन है, यह है नो बॉल, नो बॉल। पानी की कठोरता इसलिए है क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है। पानी कठोर होता है क्यों, यही आपसे पूछा गया है। ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यवस्थित शब्द एक कंद मूल नहीं है। अव्यवस्थित है, कंद मूल नहीं है, तो यह है फिंगर लेडी, फिंगर लेडी। अगला है कि घूर्णन गति के कौन कौन से दो प्रकार हैं। घूर्णन गति के दो प्रकार बताना है आपको कि इनमें से कौन कौन है। तो यह है स्पिन और कक्षीय, स्पिन और कक्षीय गति। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। पंजा साहिब ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। रेल वायर वाईफाई चोन किस इकाई की एक पहल है। मतलब कि जो रेलवेयर वाईफाई आता है यह किसके द्वारा दिया गया है। तो यह है रेल टेल के द्वारा, रेल टेल के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है बुक्स एंड आथर से क्वेश्चन कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन, ये है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। क्या अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें, और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया, आपको ये वीडियो कैसी लगी। ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगला है कि तैराकी करते समय गति का कौन सा नियम लागू होता है। जब हम तैरते हैं तो उस समय होता है क्रिया प्रतिक्रिया, और क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा है, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम है जड़त्व, और दूसरा होता है F बराबर है ma, तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया। अगला है कि अपशिष्ट यानी कि स्लेज जल क्या है। इनमें से किसको हम अपशिष्ट या फिर स्लेज जल कहेंगे। तो रसोई से निकलने वाले जल को हम अपशिष्ट या फिर स्लेज जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि महाभारत के लेखक कौन है। शानदार क्वेश्चन है। महाभारत की रचना की गई थी वेद व्यास के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।